नियो क्रिटिसिज्म के फादर कहे जाने वाले टी.एस. इलियट, जिनका एक क्रिटिकल वर्क है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट्स, जिसे 1917 में पब्लिश करवाया गया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में लेकिन शॉर्ट में समझेंगे। आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। वैसे क्रिटिसिज्म का दौर तो काफ़ी पुराना रहा है यूरोप में। अगर हम बात करें 18th सेंचुरी में, तो काफ़ी बड़े क्रिटिक्स जैसे एलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन, ये सब काफ़ी पॉपुलर क्रिटिक्स और काफ़ी मेजर क्रिटिक्स थे 18th सेंचुरी में। तो ये लोगों का क्रिटिसाइज़ करने का तरीका बिल्कुल अलग था। ये लोग सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करते थे, चर्च को क्रिटिसाइज़ करते थे। हमारे सोसाइटी में जितने प्रकार के एविल्स हैं तो उनको मतलब क्रिटिसाइज़ करते थे। लेकिन जो टी.एस. इलियट है ना, इनका बिल्कुल डिफरेंट तरीका है क्रिटिसाइज़ करने का। ये अपने ही जिन जिन पोएट से या फिर जिन जिन क्रिटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड हैं, जिन जिन पोएट से ये काफ़ी प्रभावित हैं, उन्हीं के वर्क्स को इन्होंने क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। ये बेसिकली अपने ही जिनके द्वारा ये प्रभावित हुए हैं पोएम या क्रिटिक्स, तो उनके ही क्रिटिकल वर्क्स को, पोएम को क्रिटिसाइज़ करने का काम करते थे। और ये बताते थे कि कौन से क्रिटिक्स अच्छे हैं, कौन से क्रिटिक्स किस क्षेत्र में उन्हें सुधार करना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो पोएम को देखने का इनका नज़रिया बिल्कुल अलग था दोस्तों। इन्हें न्यू क्रिटिसिज्म का फादर भी कहा जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जिनसे प्रभावित हैं, जिनके वर्क से प्रभावित हैं, उन्हीं को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो बिल्कुल ही इन्होंने एक बिल्कुल समाज में नया सेटअप लॉन्च किया था क्रिटिसिज्म के क्षेत्र में। बाय द हेल्प ऑफ ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स, हम यह समझने का भी प्रयास करेंगे कि क्रिटिकल थॉट इनका कैसा था, टी.एस. इलियट का। टी.एस. इलियट किस प्रकार के क्रिटिक्स थे, इनका क्रिटिकल बिलीव्स क्या था। टी.एस. इलियट के इस क्रिटिकल वर्क्स में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके सामने आते हैं। जो पहला है वह है द रिलेशन ऑफ द पोएट टू द पास्ट, एंड द सेकेंड वन इज द रिलेशन ऑफ द पोएम टू द पोएट, जिसे हम लोग इम्प्रेशनल थ्योरी ऑफ पोएट्री भी कहते हैं। दोस्तों, ये पूरा जो क्रिटिकल वर्क्स है यह इन्हीं दोनों क्वेश्चन पर आधारित है, इन्हीं दोनों क्वेश्चन पर बेस्ड है। हम लोग समझेंगे कि द रिलेशन ऑफ द पोएट टू द पास्ट, एक पोएट का उसके पास्ट से कैसा रिलेशन होना चाहिए। और ये भी समझेंगे कि एक पोएट का जो अपने पोएम को लिखता है तो उसके साथ उसका कैसा रिलेशन होना चाहिए, जिसे हम लोग इम्प्रेशनल थ्योरी ऑफ पोएट्री के नाम से भी जानते हैं। तो आइए समझते हैं कि किसी पोएट का रिलेशन उसके पास्ट के पोएट से कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो टी.एस. इलियट का यह नोट्स देखिए, जिसमें वो कहते हैं, नो पोएट, नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हैज़ हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन। His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists। जैसा कि हमने देखा इनके टाइटल में भी ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट्स आता है। तो ट्रेडिशन का मीन्स होता ही है परंपरा, यानी अगर कोई पोएट अपने पोएम को लिखता है तो उसके पहले जितने भी पोएट्स थे जिन्होंने पोएम को लिखा है, उनका किस प्रकार से लिखने का तरीका था, वे लिखते क्या थे, उनका सब्जेक्ट क्या रहता था, थीम क्या रहता था। तो इन सब चीज़ों के बारे में किसी एक पोएट को पता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पोएट्स जो कि पहले किसी और टॉपिक पर लिखते थे लेकिन धीरे धीरे चेंज होते होते आप बिल्कुल से अपने पोएम का टॉपिक ही चेंज कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसी प्रकार से वे हमेशा कंपेयर करते थे क्लासिक राइटर से, जो भी होमर थे, वर्जिल थे और प्लूटो वगैरह थे। तो इन सब का कंपेयर करते थे टी.एस. इलियट नए पोएट से। जो फिट बैठता था उसके कंपेयर में उन्हें वो सही पोएट का दर्जा दे देते थे, और जो फिट नहीं बैठता था उन्हें वो गुड पोएट नहीं कहते थे। जैसे हम बात करें ड्राइडन एंड पोप के बारे में, तो ड्राइडन एंड पोप के बारे में कहना था कि जो ड्राइडन और पोप हैं, इन्हें हिस्टोरिकल सेंस के बारे में पता है। हमारे एंसेस्टर्स किस प्रकार के पोएम लिखते थे, उनका थीम क्या रहता था, उनका बेसिक क्या रहता था, फाउंडेशन क्या रहता था, इन सब चीज़ों के बारे में ड्राइडन और पोप को अच्छे से पता है। और वो इस बात को अपने पोएम के माध्यम से फॉलो भी करते हैं, अपने क्लासिक राइटर को फॉलो भी करते हैं पोप और ड्राइडन। जैसे मान के चलिए कि क्लासिक राइटर्स जितने भी थे, जैसे वर्गिल, प्लूटो, तो ये सब अगर इन सब का थीम रहता था रियलिस्टिक थीम, सोशल इशू पर ये लोग पोएम लिखते थे, तो जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप भी इसी थीम पर लिखते थे। तो इसलिए टी.एस. इलियट के नज़र में ये दोनों काफ़ी अच्छे कैटेगरी के पोएट माने जाते थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम यही बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, जॉन कीट्स के बारे में, जो 19th सेंचुरी के इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं, काफ़ी पॉपुलर पोएट्स हैं, तो इन सब का थीम क्या था? ये सब सोशल इशू पर लिखते ही नहीं थे। इनका तो बिल्कुल अलग ही नेचर के बारे में हो गया या कुछ और के बारे में हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में लिखना टी.एस. इलियट को अच्छा नहीं लगता था। टी.एस. इलियट को लगता था कि
अपने एंसेस्टर को ये लोग फॉलो नहीं कर रहे। अब चूंकि एंसेस्टर को फॉलो नहीं कर रहे तो इसीलिए ये लोग गुड क्वालिटी के पोएट्स नहीं हैं। तो इसीलिए टी.एस. इलियट का कहना था कि नो पोएट और नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट्स हैज़ हिज कंप्लीट हिज मीनिंग अलोन। किसी भी आर्टिस्ट या कोई भी पोएट, कोई भी आर्टिस्ट अपने आर्ट्स का कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता है अकेले, जब तक कि उसे अपने हिस्टोरिकल सेंस के बारे में ना पता हो। तो ये था पहला टॉपिक, पहला पॉइंट, जो कि द रिलेशन ऑफ द पोएट टू द पास्ट के बारे में था। और दूसरा था इम्प्रेशनल थ्योरी ऑफ पोएट्री। दोस्तों, इम्प्रेशनल थ्योरी ऑफ पोएट्री और पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री क्या है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। पर्सनल इट मीन्स अबाउट द हिमसेल्फ, अबाउट हिमसेल्फ, और इम्प्रेशनल नॉट अबाउट हिमसेल्फ। अगर अपने बारे में हम कुछ बोल रहे हैं तो वो पर्सनल हो गया, और अपने बारे में नहीं बोल रहे हैं तो वो इम्प्रेशनल हो गया। अब इस टॉपिक पर टी.एस. इलियट का क्या कहना था ये समझिए। टी.एस. इलियट का कहने का मतलब था कि यदि कोई पोएट पोएम को लिख रहा है तो उस पोएम के माध्यम से उसे खुद के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए, कुछ भी नहीं। यदि हम किसी पोएट का पोएम पढ़ रहे हैं तो उस पोएम के माध्यम से हमें ये नहीं पता चलना चाहिए कि इसके राइटर्स के माइंड में क्या चल रहा था, कैसा फीलिंग है, किस नेचर का है। बिल्कुल पर्सनालिटी से दूर होना चाहिए किसी भी पोएट को अपने पोएम लिखते समय। अब इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक काफ़ी फेमस पोएम है जिसका नाम है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। देखिए, ये पोएम का टाइटल है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। अब इस टाइटल को पढ़ते ही हमें विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में एक झलक मिल जाती है। विलियम वर्ड्सवर्थ खुद को एक बादलों की तरह दिखा रहे हैं। यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ खुद का कंपेयर कर रहे हैं क्लाउड से। तो जो टी.एस. इलियट का कहना था ना कि इस प्रकार का कंपैरिजन, इस प्रकार का जो थीम है वो एक पोएट को यूज ही नहीं करना चाहिए। यदि कोई पोएट पोएम को लिख रहा है तो उसके माध्यम से पता ही नहीं चलना चाहिए कि पोएट के माइंड में क्या चल रहा है पोएम लिखते समय, या फिर उस पोएम के माध्यम से पोएट क्या फील कर रहा है ये पता ही नहीं चलना चाहिए। पर्सनालिटी से बिल्कुल दूर होना चाहिए। तो इसलिए टी.एस. इलियट विलियम वर्ड्सवर्थ को एक गुड पोएट का दर्जा नहीं देते हैं। टी.एस. इलियट का कहना है इन पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री इट मीन्स नॉट पर्सनल, नॉट डिस्क्राइबिंग द क्वालिटीज ऑफ द पोएट, बट द क्वालिटी और माइंड ऑफ द पोएट इज ओनली अ मीडियम ऑफ राइटिंग। जो क्वालिटी है पोएट का वो अपने माइंड के हेल्प से केवल एक पोएम को क्रिएट करना है, और ऐसा क्रिएशन जिसमें उसके पर्सनालिटी का एक भी झलक दिखने को ना मिलता हो। लेकिन 19th सेंचुरी के जितने भी पोएट्स थे जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, तो इन सब का अगर आप पोएम पढ़ेंगे तो इन सब पोएम के माध्यम से आप जान पाएंगे कि ये सारे पोएट्स किस टाइप के थे। विलियम वर्ड्सवर्थ का आप कोई भी पोएम उठा लीजिए तो इससे पता चल जाता है कि नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ का काफ़ी लगाव था नेचर से। तो इस प्रकार का जो हमें पता चल जाता है ये सब पता नहीं चलना चाहिए। टी.एस. इलियट का कहना है ये सब। चूँकि एक पोएम को लिखते समय काफ़ी सारे फीलिंग्स एक पोएट के माइंड में आते रहते हैं, लेकिन ये सब एक्सप्रेस करना ही नहीं है पोएम में, वरना लोगों को पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार का पोएट है। और ये सब बिल्कुल भी एक ग्रेट पोएट की निशानी नहीं है। हाँ, अब इसके बाद टी.एस. इलियट कहते हैं कि यदि आपके माइंड में काफ़ी सारे फीलिंग्स हैं जिसे आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इसका एक तरीका है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। अब दोस्तों, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एक काफ़ी डीप पॉइंट है जिसके बारे में एक स्पेशल वीडियो भी बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ हम नॉर्मल वर्ड में समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या है, जिसके माध्यम से हम लोग अपने फीलिंग्स को कोई एक पोएट एक्सप्रेस कर सकता है। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट मस्ट कोरिलेट द फीलिंग्स। जैसे अगर मेरे माइंड में एंगर को एक्सप्रेस करना है अपने पोएम में, अगर मेरे माइंड में एंगर से रिलेटेड कोई फीलिंग चल रही है, मुझे अपने पोएम में एंगर को एक्सप्रेस करना है, तो एंगर के बारे में डायरेक्टली नहीं लिख सकते। इसके लिए हमें कोई एक सिंबल लेना चाहिए, जैसे टाइगर। टाइगर एंगर का सिंबल है, तो हम लोग टाइगर के हेल्प से अपने एंगर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने पोएम में। इसी प्रकार से यदि हमें शांति, पीस एक्सप्रेस करना है अपने पोएम में, तो इसके लिए हम लोग लोटस का यूज़ कर सकते हैं, कमल का फूल, जो कि एक शांति का प्रतीक चिन्ह होता है। यदि हमें डिस्ट्रैक्शंस का प्रयोग करना है, तबाही, विनाश, तो ये सारे जो फीलिंग्स हैं, तो इसके जगह पर हम लोग फ्लड का प्रयोग कर सकते हैं, बाढ़, जो कि एक सिंबल है डिस्ट्रैक्शन का। तो टी.एस. इलियट का सिंपल सा कहना है कि यदि आपके माइंड में जिस प्रकार की भी फीलिंग आ रही है तो उससे रिलेटेड कोई भी थिंग्स आप इस वर्ल्ड से उठा सकते हैं। आप डायरेक्टली अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते अपने पोएम में, तो इसलिए आप ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जैसे टर्म का यूज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप अपने पर्सनालिटी को अपने पोएम में नहीं दिखा सकते हैं।
तो इस प्रकार से टी.एस. एलियट ने 19th सेंचुरी के इंपॉर्टेंट पोएट्स जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पोएट्स थे, तो उन सबको क्रिटिसाइज़ किया और अपने ये क्रिटिकल एप्रिसिएशंस के माध्यम से, अपनी ये क्रिटिकल वर्क्स के माध्यम से इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि एक पोएट को किस प्रकार का नेचर रखना चाहिए। उन्हें अपने हिस्टोरिकल सेंस के बारे में पता होना चाहिए, उसने अपने पोएम लिखते समय अपने पर्सनैलिटी से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, फीलिंग्स के लिए कोई जगह ही नहीं होना चाहिए। यदि आप अपने फीलिंग्स का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कई ऐसे वर्ड्स जो कि वर्ल्ड में प्रेजेंट है तो आप उनका सहारा लीजिए, लेकिन डायरेक्टली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की यह थी स्पेशल टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।